अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 का जो चुनाव हुआ वो बीजेपी बेईमानी से जीती। अगर वो बेईमानी थी तो बेईमानी से निपटने के लिए आपके पास खाका क्या है? दुरुपयोग करने के बावजूद भी हम जीतने की हालत में आए हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी के गठन पर भी विचार कर सकते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन की बात से आप क्यों खफा है? छोटी पार्टियों को कहीं अपने अस्तित्व को खतरा तो नहीं नजर आ रहा है? अगर लोकतांत्रिक परंपराएं जिंदा हैं, संविधान जिंदा है, तो कहीं किसी पर खतरा नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पिछड़ों और दलितों की अनदेखी कर रहे हैं। भारतीय संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद का आप विरोध कर रहे हैं। तो क्या दो भारत देख रहे हैं आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका परिणाम आपके चश्मे से क्या है? जो देश के बंटवारे की ओर ले जाता है, हिंदू राष्ट्र की मांग करना। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो राष्ट्रपति बना देते हैं, आदिवासी और दलित दोनों बना देते हैं। धर्म के ठेकेदार अपना शासन चलाते हैं, तो इसका मतलब है ये धर्म नहीं है, ये कहीं न कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ है, मजाक है। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात हो और स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 2022 के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही सत्ता से बाहर हों, लेकिन सुर्खियों के काफी नजदीक हैं। आज हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मौजूद हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात से आप क्यों खफा है? देखिए, कुल मिलाकर के देश की आज़ादी के साथ साथ जब पहले चुनाव प्रारंभ हुए तो सारी प्रक्रिया एक साथ शुरू हुई। क्योंकि हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, लोकतांत्रिक परंपरा है, केंद्र सरकार को जितना पावर है उतना ही पावर प्रदेश सरकारों को भी है। विशेष परिस्थितियों में प्रदेश सरकारें कभी 5 साल पूर्व ही विधानसभा भंग कर देती हैं। केंद्र सरकार के सामने भी कभी कभी ये नौबत आती है कि बीच में ही कई बार सरकारों को डिसॉल्व करना पड़ता है, अनचाहे करना पड़ता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे, 3 बार थे। पहले 11 दिन के लिए थे, 11 दिन में ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर चुनाव हुआ, 11 महीने के लिए हुए, 11 महीने बाद फिर इस्तीफा देना पड़ा, फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक बार ऐसी परिस्थितियां आई, 1989 में चुनाव हुआ, फिर 1991 में हुआ, फिर 1993 में हुआ, फिर 1996 में हुआ। यानी 5 साल में 4 चुनाव हुए। ऐसी परिस्थितियों में कानून अपने आप पीछे हो जाता है, लोकतांत्रिक परंपराएं आगे हो जाती हैं। लोकतांत्रिक देशों में यह फार्मूला टिकाऊ नहीं है, क्योंकि पहले ही ये व्यवस्था थी। लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं और संघीय ढांचे में सरकारों की अपनी तत्कालीन परिस्थितियों के चलते व्यतिक्रम आता है, अवरोध आता है। कभी असेंबली डिसॉल्व होती है, कभी पार्लियामेंट डिसॉल्व होता है। समय के पहले कभी पार्लियामेंट का चुनाव होता है, कभी असेंबली का चुनाव होता है। ये व्यतिक्रम आगे भी आएगा। छोटी पार्टियों को कहीं अपने अस्तित्व को खतरा तो नहीं नजर आ रहा है? देखिए, अगर लोकतांत्रिक परंपराएं जिंदा हैं, संविधान जिंदा है, तो कहीं किसी पर खतरा नहीं है। आज भाजपा सरकार की नीयत में खोट है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में एक पहल है। भारतीय संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण की सुविधा मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत 27% आरक्षण की सुविधा मिल रही है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को बिल्कुल खत्म करने के कगार पर पहुंचा दिया है, शून्य करने की स्थिति में ले जाकर खड़ी कर दी है। अभी आज ही एक एडवर्टीजमेंट दिल्ली पुलिस का निकला हुआ है जिसमें 27% आरक्षण के प्रति 2700 कुछ पद पिछड़े वर्गों के लिए बनते हैं, उसके सापेक्ष मात्र 410 पद दिए हैं, जबकि ईडी का आरक्षण मात्र ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मात्र 10% है। उनको 810 सीट मिली हुई है और 27% वाले को 400 कुछ सीट मिली हुई है, जबकि इसको मिलना चाहिए 2700 कुछ पद। इसी प्रकार से अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में आई टेस्ट ऑफिसर का पद निकला हुआ था। उसमें शेड्यूल कास्ट का आरक्षण पूरा का पूरा इन्होंने 100% खत्म कर दिया था। उसके पहले उत्तर प्रदेश में ही ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारियों का एडवर्टाइजमेंट निकला था, जिसमें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण काट पीट करके 0.9% कर दिया, यानी जो उनको 1.5% अनुमन्य है वो भी आरक्षण नहीं दिया। तो ये तो मौका पाते ही कभी शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म कर देते हैं, कभी शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण खत्म कर देते हैं, कभी बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर देते हैं, और जबकि ये सभी आरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मिला हुआ है। इसी भारतीय संविधान का कसम खा करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्रीगण अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं। तो इनकी नीयत में खोट इसलिए है कि ये संविधान बदलने की कोशिश में है, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है वो केवल भारत का ही बहुचर्चित संविधान नहीं है, पूरे दुनिया का चर्चित संविधान है। पूरे दुनिया में सबसे अच्छा संविधान भारतीय संविधान माना जाता है। सबसे सशक्त और मजबूत लोकतंत्र भारत का माना जाता है। अब भारतीय संविधान के रहते और लोकतांत्रिक व्यवस्था परंपराओं को जीवन बनाए रखने के लिए हम समझते हैं कहीं किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था पहले भी थी, नहीं चल पाई, आगे भी व्यवस्था नहीं चल पाएगी, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपराएं कहीं न कहीं आड़े आएंगी। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पिछड़ों और दलितों की अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो राष्ट्रपति बना देते हैं, आदिवासी और दलित दोनों बना देते हैं। फिर क्या आपके मन में फिर संशय कहाँ? संशय इसलिए है कि आज वर्तमान में जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मैंने इनको भी अपमानित होते देखा है। राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी हो, संविधान प्रमुख भी है। लेकिन अभी अभी दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। बैरिकेडिंग के बाहर खड़ी होकर के द्रौपदी मुर्मू जी मंदिर में हाथ जोड़ करके अपना अनुनय विनय करने के लिए मजबूर हुई, जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री जो ब्राह्मण जात का था वो मंदिर में अंदर जाके पूजा कर रहा है उन्हीं के सामने। तो जो प्रोटोकॉल के भी विपरीत है, राष्ट्रपति पद की गरिमा के भी विपरीत है, लेकिन उनको इसलिए बाहर रोक दिया गया क्योंकि वो आदिवासी समाज की महिला है। अगर वो ब्राह्मण समाज की महिला होती तो उनको मंदिर में जाने से रोका नहीं जाता। यही नहीं, इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति जी थे रामनाथ कोविंद जी, राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहां के पंडे की हैसियत ये थी कि राष्ट्रपति जी को मंदिर में जाने से पहले ही रोक दिया। वो भी अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए
बाहर सीढ़ी पर से ही माथा झुका करके वापस हो गए। तो यह राष्ट्रपति भले हैं, लेकिन आज भी जिस तरीके से हमारे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी के साथ दुर्व्यवहार होता है, जिस तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े किसी दलित समाज के साथ यहाँ के धर्म के ठेकेदार उसको दलील करते हैं, वही व्यवहार राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बावजूद भी माननीय द्रौपदी मुर्मू के साथ किया गया, रामनाथ कोविंद जी के साथ किया गया। इसलिए यहां पर इनका पद बौना साबित हो गया, धर्म का ठेकेदार पंडा इन पर भारी पड़ गया। तो बात यह है कि हिस्सेदारी देने से बात नहीं चलती। हमारा जब सम्मान और स्वाभिमान अगर नहीं है, आरक्षण का दिया संविधान का दिया हुआ आरक्षण का कत्लेआम हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार जन विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है। क्योंकि अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, 2017 में भाजपा की सरकार बनी और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया, तो यही भाजपा के लोगों ने उसको पहले गोमूत्र से धुलाया, उससे भी नहीं पेट भरा हुआ तो गंगा जल से धुलाया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री होता तो कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गोमूत्र से धुला जाता, गंगा जल से धुला जाता? इसीलिए धुला गया क्योंकि अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से ताल्लुकात रखते हैं। स्वामी जी, एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद का आप विरोध कर रहे हैं। तो क्या दो भारत देख रहे हैं आप? देखिए, दो चीजें हैं। आज हमारा धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है। आज हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ हमारा भारतीय संविधान है। जो भारतीय संविधान के विपरीत आचरण करेगा, भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत आचरण करने वाला संविधान विरोधी भी है, राष्ट्र विरोधी भी है। और जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और उसके बावजूद भेदभाव हो रहा है एक सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति के साथ, तो स्वाभाविक रूप से ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है। और आज भी अगर भारतीय संविधान पर धर्म के ठेकेदार अपना शासन चलाते हैं तो इसका मतलब है ये धर्म नहीं है, ये कहीं ना कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ है, मजाक है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को आगे आना चाहिए। लेकिन सरकार में भी वही लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे संविधान विरोधी लोगों को ताकत भी दे रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं, संरक्षण भी दे रहे हैं। जिस प्रखरता और मुखरता के साथ आपने लड़ाई फरवरी में शुरू की थी, उसके बाद आप रुक नहीं रहे हैं। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका परिणाम आपके चश्मे से क्या है? देखिए, कुल मिलाकर के मैं चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक रास्ते पर चलते हुए सबको न्याय, स्वतंत्रता और समानता के बिना पर एक साथ खड़ा करना है, जिससे कि हमारा राष्ट्र और मजबूत हो। पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है, इसलिए हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी एक धर्म को खुला छूट देना भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत आचरण है।
उसका मैं खुला विरोध करता हूं। इसीलिए जब हमारी संस्कृति है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई, तो संस्कृति रहनी चाहिए। अगर हम किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देते हैं, किसी एक धर्म विशेष को खुली छूट देते हैं मनमाना करने की, हिंदू राष्ट्र की कोई मांग करता है, तो स्वाभाविक रूप से अन्य धर्मावलंबी अपने धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग कल करने लगेंगे, जो देश के बंटवारे की ओर ले जाता है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना अव्यवहारिक भी है, असंवैधानिक भी है, राष्ट्र विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। इसलिए ऐसे अराजक तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के बंटवारे का बीज बोना है। स्वामी जी, आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 का जो चुनाव हुआ वो बीजेपी बेईमानी से जीती। 2024 का लोकसभा का आम चुनाव मुहाने पर है। अगर वो बेईमानी थी तो बेईमानी से निपटने के लिए आपके पास खाका क्या है? देखिए, कुल मिलाकर के गणित बहुत सीधी है। 40-42% वोट पाकर के भाजपा सत्ता में आती है। विपक्ष के खाते में फिर भी 58 और 60% वोट जाता है। हम विपक्षी एकता करके 58-60% वोट को बंटने से रोकेंगे, एक साथ ध्रुवीकरण उसका करेंगे, और जब 58-60% वोट एक जगह ध्रुवीकृत होकर के इकट्ठा होगा तो 40-42% पर हम भारी अपने आप पड़ेंगे। इसलिए दुरुपयोग करने के बावजूद भी हम जीतने की हालत में आएंगे। यही आपका फार्मूला होगा। स्वामी जी, आखिरी सवाल, आखिरी के बाद भी आखिरी सवाल है। जो कद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना बना लिया है पिछले कुछ दिनों में, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी के गठन पर भी विचार कर सकते हैं? देखिए, हवा में तीर चलाने लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जहां हैं वहीं से अपनी लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ जब हमारे पास बहुत बड़ा उद्देश्य एक है और यहां रह करके मैं उसको सकारात्मक स्वरूप दे रहा हूं, तो दाएं बाएं झांकने की आवश्यकता नहीं। दाएं बाएं झांकने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आखिरी सवाल पे आप जिस तरह से मुस्कुराए हैं, बहुत कुछ वो सवाल कहते हैं। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रखरता के साथ जिस तरीके से अपनी बात को दमदार तरीके से देश के सामने उन्होंने रखा और उसी तरीके से हमारे सवालों का आज जवाब दिया। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अशोक कुमार, INF, लखनऊ।